पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर से सोमवार को एटीएस ने लंबी पूछताछ की। इसमें सीमा हैदर के साथ सचिन और उसके पिता भी शामिल थे। 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया। इस दौरान पाकिस्तान से भारत आने, मोबाइल पासपोर्ट से जुड़े सवाल पूछे गए और वीडियो गेम के जरिए सीमा हैदर की बातचीत ग्रेटर नोएडा के सचिन से हुई थी। इसके बाद अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते वो भारत आई थी। सीमा हैदर पर अब जासूसी का शक जताया जा रहा है और इसी मामले में उससे पूछताछ हुई है। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर को उठा लिया है। उसके पास से 6 आधार कार्ड मिलने का मामला सामने आया। इसके अलावा उसकी गतिविधियां भी संदेह के घेरे में। तमाम मामलों को देखते हुए यूपी एटीएस की टीम उसे अपने साथ ले गई। अब सीमा और सचिन के ऊपर गिरफ्तारी की भी तलवार लटकने लगी। कई सवाल हैं जिनको लेकर एटीएस की पूछताछ चल रही है। सवाल नंबर 1, सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची से दुबई, फिर नेपाल और वहां से भारत के नोएडा कैसे पहुंची? सवाल नंबर 2, पाकिस्तानी सीमा हैदर ने क्या नेपाल के रास्ते भारत पहुंचने में किसी की मदद ली? सवाल नंबर 3, सीमा हैदर ने कैसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर सरहद पार की? सवाल नंबर 4, सीमा हैदर के पास से बरामद फर्जी आधार कार्ड उसने कैसे बनवाए? सवाल नंबर 5, पाकिस्तान के अच्छे आर्थिक परिवार की सीमा हैदर ने मजदूरी करने वाले कम पढ़े लिखे सचिन मीणा को क्यों चुना? सीमा हैदर की बात भारत के ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में रहने वाले सचिन मीणा से लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन गेम पबजी खेलते हुए शुरू हुई। फिर बातचीत होते होते दोनों का प्यार परवान चढ़ा। हमने कुछ दिनों पहले सीमा हैदर और सचिन से बातचीत की थी, जिसमें सीमा हैदर बता रही थी कि वो कैसे भारत पहुंची। प्लॉट भी भेज दिया आपने, सबको नेपाल तक आ गए। डर नहीं लगा आपको? डर लगा था सर, बहुत लगा था और बहुत थक भी गई थी, बहुत ज़्यादा। जब ये बीमार भी हो गए थे, इतना बुरा सफ़र था हमारा, बहुत लंबा सफ़र था, बहुत लंबा। पाकिस्तान से कहाँ? पहले दुबई 11 घंटे बैठे रहे, ना सो सके ना कुछ। वहाँ छेल हैं पर बैठे रहे। फिर 11 घंटे वहाँ बैठने के बाद फिर पहुँची नेपाल सुबह 11 की सुबह को। फिर वहीं से पोखरा से फिर यहाँ तक का सफ़र बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल था। डर भी लग रहा होगा कहीं पासपोर्ट ना चेक कर? बहुत ज़्यादा मैं घबराई हुई थी मन में बहुत। और बार वहाँ नेपाली औरतें थी, उनको हिंदी आती थी, उनसे बार पूछ रही थी क्या क्या चेक करते हैं। तो इसी डर के कारण मेरी क्योंकि थैली भर गई थी, वो टिकट वगैरह थी ना, मैंने टिकट कहीं फेंक दी थी। बाकी सिर्फ जो आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये मेरे से आगे काम आएंगे फ्यूचर में, तो वो मैंने धरा। एटीएस ने हिरासत में लेने के बाद सीमा हैदर से पूछताछ शुरू कर दी। सीमा के परिजनों के पाकिस्तानी सेना से संबंधों के खुलासे के बाद मामला और गर्मा गया। सीमा के चाचा के पाकिस्तानी आर्मी में सूबेदार होने का पता चला है। इसके अलावा सीमा का भाई भी पाकिस्तानी सेना में। ऐसे में सीमा हैदर का जुड़ाव कहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से तो नहीं है। दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। दिल्ली में बाढ़ और बारिश से भारतीय पुरातत्व विभाग के करीब 6 ऐतिहासिक स्मारक प्रभावित हुए हैं। इसमें लाल किला और कुतुब मीनार प्रमुख हैं। ASI इन स्मारकों से पानी निकालने के बाद अब इनका निरीक्षण करेगी और नुकसान का पता लगाएगी। हालांकि अभी तक इन जगहों पर किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं। लाल किले का बाहरी हिस्सा 6 दिन से पानी में लबालब डूबा रहा। रिंग रोड से लगी लाल किले की दीवारों पर करीब 5 फीट पानी भर गया था। लाल किले के सामने सलीमगढ़ किले का बाहरी हिस्सा भी जलमग्न था। इन दोनों किलों को मंकी ब्रिज जोड़ता है। लाल किले को कुछ ऐसा बनाया गया था कि पानी भरने से नुकसान ना हो, लेकिन लाल किले को बने हुए 350 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में पानी और गाद निकलने के बाद ASI पता लगाएगी कि लाल किले और सलीमगढ़ किले में कोई नुकसान हुआ है।
लाल किला बना ही इस तरीके से गया था, किले की चारों तरफ मोट है और पीछे से नदी हमेशा से बहती रही थी, तो उसका कंस्ट्रक्शन इसी प्रकार से किया गया था कि पानी में वो चीज़ें सरवाइव करें। हाँ, हालांकि चूंकि बहुत दिनों से उस स्थिति में वो स्मारक नहीं रहते हैं, तो उसके बाद हमें ये देखना होगा कि पानी उतरने के बाद किसी प्रकार से कोई डैमेज है, कोई गैप जो हमारे, यदि जो क्रैक्स हैं यदि उनमें पानी गया है तो क्या उनमें वाइडनिंग हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल जो एक सर्वे हम लोगों ने निरीक्षण किया है तो इस प्रकार से किसी प्रकार के कोई नुकसान का समाचार अभी नहीं है। बारिश और बाढ़ का प्रभाव एएसआई के अंतर्गत आने वाले कई स्मारकों पर हुआ है। एएसआई के मुताबिक दिल्ली में एएसआई के अधीन 173 स्मारक हैं। बारिश और बाढ़ से करीब 6 स्मारक प्रभावित हुए हैं। इसमें लाल किला, सलीमगढ़ किला, कुदसिया मस्जिद, वजीराबाद ब्रिज, वजीराबाद में एक टूम और कुतुब मीनार है। पेड़ गिरने से कई स्मारकों की फेंसिंग टूट गई है। कुतुब मीनार की दीवार का एक हिस्सा भी टूट गया है। एएसआई के मुताबिक किसी भी स्मारक में अब तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है और किसी भी स्मारक के अंदर बाढ़ का पानी दाखिल नहीं हुआ है। जो मॉन्यूमेंट्स के अंदर या बाहर पेड़ गिरे हैं तो उनसे कोई नुकसान हुआ है? हाँ, निश्चित रूप से जो मैंने कहा कि फेंसिंग हमारी टूटी हुई है, तो पेड़ गिरने से ही वो फेंसिंग टूटी है, जो कि जो बारिश के साथ, हवा के साथ जो पेड़ गिरा है उससे ग्रिल हमारी डैमेज हुई है और दीवार का एक छोटा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। एएसआई के मुताबिक लाल किले की दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं और हो सकता है कि उन्हें बाढ़ से कोई नुकसान न हुआ हो, लेकिन पानी और गाद हटने के बाद ही इन स्मारकों का निरीक्षण होगा, तब नुकसान का पता चल पाएगा। बारिश और बाढ़ से जहां आधुनिक इमारतों को ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहीं 350 साल पुराने इस लाल किले में ज़्यादा नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि पानी और गाद निकलने के बाद ये साफ हो पाएगा कि इन ऐतिहासिक इमारतों के क्या हालात हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के बरेली में यूट्यूब से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाले यूट्यूबर के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। आयकर विभाग के छापे में यूट्यूबर तस्लीम के घर से 1 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। तस्लीम के भाई फिरोज के मुताबिक उनका ट्रेडिंग हब 3.0 नाम का चैनल है। इससे उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए थे, जिस पर 40 लाख रुपए का टैक्स जमा करवाया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया। बीते 5 सालों में भारत में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से निजात पा चुके हैं। ये बात नीति आयोग ने अपनी ताजा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट में कही। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी ने कहा कि गरीबी में गिरावट लगभग हर राज्य में दर्ज की गई है। देश में गरीबी घट रही है। नीति आयोग की ताजा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के मुताबिक वर्ष 2015-16 से 2019-2021 के बीच 5 साल में करीब 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। इस दौरान बहुआयामी गरीबी वाले व्यक्तियों की संख्या 24.85% से गिरकर 14.96% हो गई। यानी इन 5 सालों में बहुआयामी गरीबी वाले व्यक्तियों की संख्या 9.89% तक घटी। ये सूचकांक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-2021 पर आधारित है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट आपने रिलीज किया है अभी, क्या रिजल्ट्स हैं उसके लेटेस्ट? हमें महसूस हुआ है बेस्ड ऑन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जिसकी कवरेज थी 2019 से 2021 तक, महसूस हुआ है कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी 13.5 करोड़ लोग मतलब जो हमने अंग्रेजी में ये शब्द इस्तेमाल किया है, हैव एस्केप्ड फ्रॉम पॉवर्टी, यानी कि और ये सारे राज्यों में ये तरक्की हुई है। हम तो सोचते हैं क्योंकि ये
जो स्कीम्स हुई हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी सैचुरेशन, इस करके मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी में तरक्की हुई है। नीति आयोग की ताजा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक शहरी इलाकों के मुकाबले इन 5 सालों में गरीबी ग्रामीण इलाकों में ज्यादा तेजी से घटी। 2015-16 में देश में गरीबों की संख्या ग्रामीण इलाकों में 32.6% थी, जो घटकर 2021 तक 19.3% रह गई, जबकि इस दौरान शहरी इलाकों में गरीब लोगों की संख्या 8.7% से घटकर 5.3% हुई। नीति आयोग के मुताबिक इन 5 वर्षों में पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, रसोई गैस, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, परिसंपत्ति और बैंक खाते जैसे सभी इंडिकेटर्स में सुधार रिकॉर्ड किया गया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 3.43 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए, जिसके बाद बिहार एवं मध्य प्रदेश का स्थान है। ओडिशा और राजस्थान में भी अच्छी गिरावट दर्ज हुई है। कोविड से ज्यादा इस पे असर नहीं हुआ। गरीबी में बड़ी गिरावट, राहत की खबर जरूर है, लेकिन अब भी करीब 15% लोग बहुआयामी गरीबी से जूझ रहे हैं और इस मोर्चे पर चुनौती अब भी बनी हुई है। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।